तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां जब चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनके काम करने का तरीका कितना अलग होता है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि उनकी चुनावी मशीनें असल में कैसे काम करती हैं। तो देखिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत ही एक जबरदस्त क्रिकेट की मिसाल से होती है। इस स्लाइड पर प्रधानमंत्री के हवाले से जो बात कही गई है वो ये है कि विपक्ष के राजकुमार की हार का शतक लगने वाला है। अब ये राजकुमार शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल होता है और ये टिप्पणी पूरी राजनीतिक लड़ाई को एक बहुत ही हाई स्टेक्स मैच की तरह पेश करती है। और इसी क्रिकेट की भाषा को आगे बढ़ाएं तो विश्लेषण में प्रचार के इस आखिरी दौर को सुपर ओवर कहा गया है। मतलब ये वो दौर है जहां हर चाल, हर फैसला, सब कुछ मायने रखता है। पार्टियां अब सिर्फ खेल नहीं रहीं, बल्कि हर गेंद पर बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि बीजेपी की चुनावी मशीनरी को कैसे बिल्कुल अलग बताया गया है। एक ऐसी मशीन जो 24 घंटे सातों दिन लगातार काम करती रहती है, चुनाव हो या ना हो। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है बीजेपी जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, मतलब साल भर तैयारी चलती है, और दूसरी तरफ है कांग्रेस जहां ज्यादातर चुनावी हलचल तारीखों की घोषणा के बाद ही तेजी पकड़ती है। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। सोचिए जरा, एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि अगले की तैयारी शुरू। यही है वो सधा हुआ तरीका जिसकी बात हो रही है। बीजेपी की प्रक्रिया देखिए कितनी मेथोडिक है। सबसे पहले तो पिछली बार हारी हुई हर एक सीट का पूरा विश्लेषण होता है। फिर दूसरे राज्यों के नेताओं को उन सीटों पर सालों तक काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है और सब कुछ बहुत बारीकी से ट्रैक किया जाता है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए। वहां पार्टी एक मल्टी लेयर टीम उतारती है। सुनील बंसल जैसे नेता जो सालों से संगठन पर काम कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव जैसे खास चुनावी रणनीतिकार और जमीन पर आरएसएस का विशाल नेटवर्क, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो ये तो हुई बीजेपी की बात। अब सिक्का पलटकर दूसरी तरफ देखते हैं। विश्लेषण में कांग्रेस पार्टी की रणनीति को कैसे दिखाया गया है, ये एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। यहां पर जो सबसे अहम बात सामने आती है वो है टाइमिंग। कांग्रेस में असली चुनावी भागदौड़ अक्सर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही रफ्तार पकड़ती है। और ये जमीनी स्तर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर सोचिए, अगर पार्टी के अपने कार्यकर्ता ही नेताओं से कटा हुआ महसूस करते हैं तो वो वोटरों तक उस जोश को कैसे पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब इन्हीं दोनों अलग अलग तरीकों को पश्चिम बंगाल के हाई स्टेक्स चुनावी मैदान में परख कर देखते हैं कि ये वहां कैसे काम कर रहे हैं। 2021 में जो बड़ी बढ़त मिली थी और अब जो क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं, उसके बाद बीजेपी इसे एक करो या मरो वाले मौके की तरह देख रही है। मतलब या तो इस बार या फिर शायद कभी नहीं। इस चर्चा में ममता बनर्जी के राजनीतिक अंदाज में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा किया गया है। उनके जो मौजूदा चुनावी दांवपेच हैं, जैसे बंगाली अस्मिता से जुड़ने के लिए मछली भात की बात करना या फिर केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोलना, इन्हें उनके डिफेंसिव होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कहते हैं ना, हार से ही जीत का रास्ता निकलता है। ऐसा ही कुछ बीजेपी ने 2021 की हार से सीखा है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। अब ममता बनर्जी से सीधा टकराव करने के बजाय शुवेंदु अधिकारी जैसे स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाने और शासन के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने पर जोर है। और अब आते हैं उस एक फैक्टर पर जो शायद इस चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। यह है एक बहुत ही अहम वोटिंग ब्लॉक की रणनीति में एक संभावित बदलाव। चर्चा में एक बहुत ही अहम सवाल उठाया गया है। क्या मुस्लिम समुदाय का जो लंबे समय से चला आ रहा वोटिंग पैटर्न है वो बदल रहा है? मतलब जिस पार्टी में भी बीजेपी को हराने की सबसे ज्यादा ताकत दिखती है, उसे वोट देने की जो रणनीति थी, क्या अब उस पर एक नए सिरे से सोचा जा रहा है? ये टेबल इस पूरी सोच को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। पहले क्या होता था, जो भी सबसे मजबूत सेक्युलर पार्टी है उसे वोट दो। और अब क्या सोच उभर रही है कि हमारा अपना नेतृत्व क्यों नहीं होना चाहिए, हमें इन पार्टियों से मिला क्या है। ये एक रक्षात्मक रणनीति से हटकर एक मुखर रणनीति की ओर बढ़ने का इशारा है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो भारत की दो सबसे बड़ी पार्टियों के काम करने के तरीके में साफ दिखता है। एक चुनावी जीत के लिए असल में ज्यादा क्या जरूरी है, एक मजबूत, जमीन पर सालों साल काम करने वाला संगठन, या फिर एक दमदार कहानी जो आखिरी वक्त में पूरा माहौल बना दे।